के अध्यक्ष और हमारे हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री अनिल मंगेठ जी, इनके सभी पदाधिकारी और यहाँ पर सभी समुदायों के, हिमाचल के और सभी संगठनों के जो भी व्यक्ति आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। और मेरे भाई बहने जो चारों तरफ यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं, चाहे धूप थी, चाहे बारिश हो रही है, फिर भी पूरे निष्ठापूर्वक सारे विचार सुन रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। ज्यादा औपचारिकताओं में ना पड़ता हुआ आप सभी के सामने, वैसे तो जो मैंने वक्तव्य दिए हैं उसके बारे में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे कौम में, हमारे समुदाय में आज की डेट में पढ़े लिखे लोग हो चुके हैं और वो सारी जिम्मेदारियां संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जिम्मेदारी पूर्वक सभी जगह अपने वक्तव्य देते हैं। मेरा आप लोगों से बार बार एक यही निवेदन रहता है कि अभी तक हम अपने हक हकूक के बारे में हम सबसे ऊपर है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम ऑफेंसिव मूड में हैं, यानी कि हम आज बोल पा रहे हैं, पर अगर हमसे कुछ गलतियां हो जाएगी, चाहे बोल करके गलतियां हो जाए या कोई व्यवहार में गलतियां हो जाए, तो आज जिन लोगों के गलत नियमों के या गलत कामों के विरुद्ध हम आवाज उठा रहे हैं, कल को शायद हमें डिफेंसिव होना पड़ेगा, अदालतों में भी हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे और सरकार के आगे भी हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इसलिए नौजवानों, भाइयों बहनों, जो भी बात करना कृपया होश पहले रखें और जोश बाद में दिखाएं। अन्यथा जैसा आपको मालूम है कि सरकार के साथ सब कुछ चलता है। मैं प्रशासन में रहा हूं, सरकार के साथ पुलिस भी चलती है, सरकार के साथ मिलिट्री भी चलती है, परंतु अगर हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं, तो हमारा कोई बाल भी मंगा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपको इस मामले में कानूनी पहलू की चर्चा करने के लिए आया हूं और कानूनी पहलू ये कहता है कि 1989 से पहले अगर ये यहाँ पर एरिया जनजातीय हो जाता तो कोई बात और थी, उसके कुछ लाभ भी हमारे को नजर आते होते। अदरवाइज जो 1989 के बाद की परिस्थितियां हैं वो एकदम से बदल चुकी है कानूनी तौर पर। इसलिए हम सभी समुदायों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कृपया कानून के दायरे में रह करके बात करें, संविधान में दायरे में रह करके बात करें और जो संविधान कह रहा है, जो कानून कह रहा है, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा बार बार ये निवेदन रहता है कि कोई भी काम अगर आज मैं यहाँ स्टेज से बोल रहा हूँ तो मैं भी किसी कानून के दायरे में रह करके बोल रहा हूँ। अगर इतना जन समूह इकट्ठा हुआ है तो परमिशन ले करके किसी नियम के तहत हुआ है। इसलिए जो भी बात की जाए संविधान के तहत की जाए, कानून के तहत की जाए। भाइयों बहनों, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूं कि अगर आप यहाँ पर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर मैं आपके सामने ये बात रखता हूं कि जो मेरे मौलिक अधिकार है संविधान के मुताबिक, उनको आप नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ तभी छीने जा सकते हैं अगर बाहर के देश का आक्रमण हो, वो भी ज्यादा समय के लिए नहीं। जब तक आक्रमण रहता है तब तक मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या कोई प्राकृतिक आपदा जिसको नेचुरल कैलेमिटी कहते हैं, तभी हमारे मौलिक अधिकारों को कुछ कम किया जा सकता है या उसको रोका भी जा सकता है। अदरवाइज हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बात करूंगा 2019 की, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि 2017 तक हृदय राम बोलता था कि ये होना चाहिए।
भाइयों बहनों, स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं गिरिपार क्षेत्र में पैदा हुआ हूं और जनजातीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में अलग अलग कैपेसिटी में मैंने वहां सेवाएं दी है। 1991 से लेकर के 95 तक भी दी है, 2009 से 11 तक भी दी है। जितना बेहतर गिरिपार क्षेत्र के बारे में और जितना बेहतर जनजातीय क्षेत्र के बारे में शायद मैं जानता हूं, बहुत कम लोग और जानते होंगे। और जिम्मेदार पद पर रह करके आया हूं, चाहे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद था, चाहे वो एडीएम किन्नौर का पद था, चाहे वो एडीसी का पद था, या चाहे मैंने 3 महीने तक डीसी किन्नौर के पद पर भी काम किया है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सामान्य वर्ग के वो लोग जिनको 10% रिजर्वेशन दी है हमारे संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में वर्तमान सरकार ने। अगर जनजातीय होता है तो जो सामान्य वर्ग के लोग जो अभी जिनको गुमराह किया गया है, उनका 10% आरक्षण शर्तिया तौर पर खत्म हो जाएगा, उनका मौलिक अधिकार छिन जाएगा, जो कि मैं बतौर अधिवक्ता नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। दूसरी बात मैं सीधा आता हूं। 1993 में जब बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक्ट बना, मैं तब नाहन में होता था, डीसी सिरमौर तब भीमसेन जी होते थे, जब मंडल कमीशन आया था। और मजे की बात यह थी कि जिनके लिए उसमें व्यवस्थाएं आरक्षण की जा रही थी, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था। सबसे आगे बेचारे मार डंडे वो खाते थे। हमने आर्मी भी आउट की थी नान में, और बेचारे जब उनको बताया गया, मेरे भाइयों तू खेकोर लो, तू खेदो, पर उनको पता ही नहीं था। उनके लिए भारी संघर्ष के बाद जो 27% ओबीसी के लिए आरक्षण है, मैं बतौर अधिवक्ता उन गरीब लोग जो ओबीसी के उनके अधिकार जो आर्टिकल 15 और 16 में संविधान में है, मैं उनको नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। जो हमारा संविधान जो हमारा 73वां संशोधन हुआ 1994 में, जिसमें हमारा पंचायती राज एक्ट में आर्टिकल 243D में आरक्षण किया गया है पंचायती राज में, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी, और हमारी बहनों के लिए उसमें से 1/3 सीटें रिजर्व आरक्षित रखी गई है। अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पंचायती राज चुनाव किन्नौर में बतौर एडीएम मैंने एक बार खुद कंडक्ट कराए थे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर पता है, तो वो आरक्षण एससी का भी छिन जाएगा। हमारी जो बहनें एससी की है, ओबीसी की है, उनके लिए जो भी सीट है, जो छोटे लाओ, क्या था सब बाटीन, क्या था सब फलाने, तनखे सीट आ रहे, वो उनका आरक्षण भी खत्म होगा अगर ये जनजातीय होता है। और मैं एक बार बतौर अधिवक्ता कानून के दायरे में रह करके पूरे विश्वास के साथ बात करता हूं कि मैं उनका अधिकार नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा, नहीं छीनने दूंगा। भाइयों बहनों, हमारा सौभाग्य है कि हमारे कौम में आज जहां हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, हमारे पास नरेश तोमर जैसे और भी आपके सामने इतने अधिवक्ताओं ने पहले बोला, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ उपस्थित है, सभी को बोलने का मौका भी नहीं देगा। हमारे पास डॉक्टर्स भी है, हमारे पास इंजीनियर्स भी है, हमारे पास जज भी है, हमारे पास जमींदार भी है, हमारे पास बागवान भी है, सब तरह के लोग आज की डेट में है। पर अगर सब कुछ ठीक था भाइयों बहनों, तो 1989 में, 1989 से पहले सिविल राइट्स एक्ट 1955 चलता था। क्या जरूरत पड़ी थी भारत सरकार को कि 1989 में हमारे सुरक्षा के लिए, एससी और एसटी की सुरक्षा के लिए नया एक्ट लाया गया? आप बताओ कि जो एक्ट हमारी सुरक्षा के लिए लाया गया, अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है, वो एक्ट निष्क्रिय होता है, तो क्या आप कमजोर वर्गों को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उनको कमजोर करना चाहते हैं? मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं बतौर अधिवक्ता हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश कि हम अपने अनुसूचित जाति के अधिकारों को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे।
प्रतीक में कहता हुआ फिर से मैं ये निवेदन करूंगा भाइयों बहनों कि हमने कानून में रह करके, संविधान में रह करके, नियम और मर्यादाओं में रह करके अपने बात रखनी है। मेरे इसके बाद बहुत बड़े बड़े यहाँ पर वक्ता है, सभी वर्गों के, सभी दलों के, सभी संघों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि संयम बना के रखे, आपसी प्यार बना के रखे और आपसी विश्वास बना के रखे। जैसा कहा गया है कलयुग में संघे शक्ति कलयुग है, तो अगर आप इस तरह से एकत्रित रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको बधाइयां, शुभकामनाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत खूब शब्दों से हम सभी को अपने अधिकारों की रक्षा के बारे में बताया। आप राजगढ़ पहुंचे, हम हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और वंदन करते हैं। लोगों का उत्साह नहीं रुक रहा है, एक और दल हमारे समक्ष आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन किया जाए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय का अभाव है, अब वक्ताओं से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कृपया 2 मिनट में अपना वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र समापन करें, क्योंकि रैली का भी इसके बाद यहाँ से रैली का शुभारंभ भी किया जाएगा। तो मैं बुलाना जा रहा हूँ TSMM के सह संयोजक श्री आशीष कुमार जी, कृपया मंच पर आए और अपने सार गर्भित शब्दों से हम सभी को रूबरू करें। आशीष कुमार जी। आशीष जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। आशीष जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज राजगढ़ के इस ऐतिहासिक नेहरू मैदान में, नेहरू स्टेडियम में, सबसे पहले तो मैं इस जो सफल आयोजन के लिए जो राजगढ़ के गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति है उसकी सभी कमेटी को बधाई देना चाहता हूं। और मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले आज के जो अध्यक्ष मंडल में जो विभिन्न संगठनों से लोग बैठे हैं उन सभी का भी आभार प्रकट करता हूं। साथियों, सबसे पहले कि जिस संविधान के दायरे में रहकर आज हम इस रैली का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें याद है कि 21 मई का वो दिन कि जब पहली बार इस मुद्दे के ऊपर दलित शोषण मुक्ति मंच जिला सिरमौर ने एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नाहन के अंदर की थी, तो मुझे उस दिन एक निराशा भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उस मुद्दे को उठाने के लिए कि जिस मुद्दे के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि अगर ये ट्राइबल एरिया होता है, अगर ये जनजातीय क्षेत्र होता है तो इससे अनुसूचित जाति के अधिकार खत्म हो गए। जब नाहन के अंदर 21 मई को पहली कॉन्फ्रेंस की गई थी तो मुझे खेद है कि मुझे 3 लोग भी 4 लोग इस मुद्दे पे खुल के बात करने के लिए हमारे दलित वर्ग से नहीं मिले। लेकिन हमने हिम्मत करके कुछ सामान्य वर्ग के लोगों को भी साथ लेकर, कुछ जो जनरल कैटेगरी के लोग जो शोषण को शोषण मानते हैं, जो शोषण के खिलाफ हमारे आवाज उठाते हैं, चाहे वो जिंदान हत्याकांड में हमारे साथ थे, चाहे गिरिपार संरक्षण जब ये ट्राइबल हो रहा था तो 21 मई के उस दिन भी कुछ सामान्य वर्ग के लोग जो स्वर्ण जाति जिसे हम कहते हैं वो लोग हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और उन्होंने भी खुलकर इस बात का विरोध किया था कि अगर ये जनजातीय होता है तो सिरमौर के अंदर इन 154 पंचायतों के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकार खत्म हो जाएंगे। आज समय का भी एक अभाव है, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, नीरज जी ने बात रखी है, हृदय राम जी ने बात रखी है, अनिल मंगेश जी अभी अपनी बात रखेंगे और इससे पूर्व भी कई बातें रखी है। और सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने शोषण के अंदर, शोषण का सभी ने पहचाना, आर्थिक शोषण को पहचाना, उत्पीड़न को पहचाना, लेकिन जिन्होंने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने शोषण के अंदर लिंग को पहचाना, जेंडर को पहचाना,
और जो महिला के लिए बिल लाए, महिला के लिए अधिकार लाए, आज मुझे खुशी होती है। मैं नाम भूल गया उनका, शायद सुषमा चौहान जी, वो मेरी बहन यहाँ जिस तरीके से एक शेरनी की तरह दहाड़ कर बोल रही थी, हमें ऐसी एक नहीं अनेकों महिलाओं की जरूरत है। साथियों, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अलग अलग जातियों के यहाँ लोग आए हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम अलग अलग संगठनों के लोग आए हैं, क्योंकि हमें अब ग्राफ्टिंग नहीं करनी है, हमें एक रूट स्टॉक तैयार करना है और उस रूट स्टॉक के ऊपर किसी की ग्राफ्टिंग नहीं होगी। रूट स्टॉक होगा वो दलितों का रूट स्टॉक होगा, वो दलित एकता का रूट स्टॉक होगा, वो दलित एकता को बनाने के लिए रूट स्टॉक होगा। उससे किसी भी तरह की ना कोली की, ना चमार की, ना डूम की, ना लाहौर की, किसी भी तरह की अन्य जाति की ग्राफ्टिंग उस रूट स्टॉक में नहीं होगी। आज जो होगा वो रूट स्टॉक होगा, वो दलित एकता का रूट स्टॉक होगा। दलित एकता जिंदाबाद। साथियों, क्योंकि मैं समय का भी पाबंद हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई आके मुझे पीछे से रोके। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं और 1-2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। आज खुशी इस बात की है। दूसरा, मैं एक बात और आह्वान करता हूं, हर मंच में आह्वान करता हूं कि दलित शोषण मुक्ति मंच वो मंच है जो शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो जाति देखकर नहीं लड़ता। आज अगर हमारे बीच कोई साथी, चाहे वो दलित साथी है, चाहे अनुसूचित जाति से आता है, अगर वो अपनी महिला के साथ, अपनी पत्नी के साथ शोषण करता है, तो दलित शोषण मुक्ति मंच उस व्यक्ति के साथ भी खड़ा होगा। हम शोषण की लड़ाई शोषण को देख के लड़ते हैं, ना महिला देख के लड़ते हैं, ना किसी की जाति देख के लड़ते हैं। अगर दलित शोषण मुक्ति मंच ने जिंदान हत्याकांड के ऊपर मुद्दा उठाया, जिसमें हमारे झेयोग के विधायक राकेश सिंघा जी का हमें भूलना नहीं चाहिए, उनका भी धन्यवाद करना चाहिए। और आज इस मंच पे जो मैं खड़ा हूं, मैं खुद स्वीकार करता हूं कि जिंदान हत्याकांड के बाद मैंने दलित मुद्दों को समझना शुरू किया। आज जिंदान जी का जो बलिदान है, जिंदान जी का जो बलिदान के रूप में जो उन्होंने बलिदान दिया है, उस बलिदान का एक मोहरा मैं आपको मिला हूं, क्योंकि जिंदान हत्याकांड के बाद ही हमने दलितों के अधिकारों को समझने की कोशिश की, अंबेडकर को समझने की कोशिश की। तो जिंदान जी का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं गया है। साथियों, हम बार बार कहते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, मेरे ख्याल से राइला बोलते हैं शायद, यहाँ जो मधुमक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है, कि हमने शुरुआत की थी। ये कई लोग हमारे जो कर्मचारी वर्ग है, जो पीछे से भी हमारी मदद कर रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहे, वो बोलते थे कि हमें एक आदमी तो मिले कि जो इस मुद्दे पे बात करे। मेरी कईयों से बात होती थी, तो हमने शुरुआत करी। और जैसे जैसे वो मुद्दा शुरू करता है, जब वो मधुमक्खी एक बार वो रानी मधुमक्खी आती है और वो किसी क्या बोलते हैं उसको, छाता जो लगाते हैं शहद के लिए, वहां एकत्रित होती है और उसके बाद उसके ऊपर जन समुदाय उमड़ जाता है, दूसरी मधुमक्खियां भी आ जाती है। तो ऐसा ही जन समुदाय, ऐसा ही हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है, क्योंकि हमें किसी एक व्यक्ति को रानी मधुमक्खी किसी को नहीं बनाना है। हमने ना किसी को शेर बनाना है, शेर नहीं बनानी है, हमने व्यक्ति को नहीं बनाना है, हमने आशीष को नहीं बनाना है। अगर आशीष ना रहे तब भी दलित शोषण मुक्ति मंच चलेगा, दलित एकता रहेगी। इसीलिए हमने व्यक्ति को महत्व नहीं देना है, हमने दलित एकता को महत्व देना है। साथियों, मैं चंद शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि राह में मुश्किलें भी है, मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल मेरा लश्कर भी कम नहीं, तेरे लश्कर के मुकाबिल मेरा लश्कर भी कम नहीं, कि फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है। और अभी मैं बात कर रहा था, भाई साहब बड़े अच्छे कवि है, तो एक थोड़ी सी कविता मैं लिखना अभी कर रहा था कि कुछ जातिवादी लोगों से अपने अधिकार बचाने की सोचते हैं, कि चंद आजाद अमीर लोगों से गरीब दलितों का अधिकार बचाने की सोचते हैं, कि आजकल के नेता जो जाति धर्म पर लड़ाकर वोट बढ़ाने की सोचते हैं, हम है के दलितों का अधिकार बचाने की सोचते हैं, वो हमें तोड़कर बखेरने की सोचते हैं, हम है के बिखरे कांचों को भी जोड़ने की सोचते हैं। वो सोचते हैं अगर सिर्फ आकाश में नारे उछालने की, तो याद रखना कि हम जड़े पाताल तक ले जाने की सोचते हैं। अगर कोई उलझना जो चाहे हमसे आशी, तो याद रखना कि हम भगत की तरह खेतों में बंदूकें उगाने की सोचते हैं।
इन शब्दों के साथ जय संविधान, जय एकता, जय संघर्ष। आपके साथ संघर्षों में मैं आश्वासन देता हूं कि किसी भी मुद्दे पे कोई भी लड़ाई होगी, दलित शोषण मुक्ति मंच आपके साथ खड़ा होगा। सामने से चाहे गोली आ जाए, डंडा आ जाए, पुलिस की बौछार आ जाए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपसे एक और आह्वान करते हैं कि 20 सितंबर के दिन राजभवन में राज्यपाल का घेराव किया जा रहा है दलित अधिकारों की रक्षा के लिए। तो उसके लिए भी आपसे आह्वान करते हैं कि शिमला भी हमें जाना है और माननीय जो राज्यपाल का भी हम 20 सितंबर को घेराव कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात वाणी को विराम देता हूं। अगर समय ज्यादा लिया हो तो संरक्षण समिति के लोगों से थोड़ा माफी चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे विचार आपने रखे। वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख लो, अखबार तुम्हारा है। तो वही कार्य हमारे खिलाफ किया जा रहा है। तो मैं बिना किसी दीर्घ भूमिका के बुलाने जा रहा हूँ भीम आर्मी राज्याध्यक्ष आदरणीय रवि कुमार जी को। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से मंच पर विराजमान अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति के पदाधिकारी और हिमाचल प्रदेश के हमारे राज्य उपाध्यक्ष सन्नी सिंह जी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष विपिन कुमार जी और चौपाल के कुपवी से आए हुए हमारे साथी, जो कि चौपाल कुपवी और नेरवा से आए हुए हैं, हमारे बलवीर जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे विवेक जी, महासचिव बलवीर जी और विधानसभा अध्यक्ष जगदीश जी, महिला अध्यक्षा शीला मांटा जी, संगठन मंत्री संतराम जी और हमारे तमाम पदाधिकारी चौपाल से और कुपवी से, हिमाचल प्रदेश के तमाम जगहों से यहाँ पर पहुंचे हुए उन सब का मैं स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और यहाँ पर बैठे, यहाँ पर पहुंची हुई मेरी माताएं, बहनें और जो ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये शिमला भी पहुंची थी जब भाई चंद्रशेखर रावण के नेतृत्व में सबसे पहले आवाज शिमला से उठाई गई थी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर के तले। और ये हमारी माताएं बहनें भाई चंद्रशेखर ने कहा था, तपती धूप में वहां पर बैठी थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 40% आबादी का अधिकारों का हम हनन नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने आपसे वादा लिया था कि यहां से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। भाई चंद्रशेखर रावण मुझसे पूछते हैं, रवि जी अध्यक्ष महोदय, हमने जो सिरमौर की जनता से वादा किया था, सिरमौर की जनता तैयार है या नहीं है? तो मैं आपसे ये फिर आज से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये जो नागनाथ और सांपनाथ की लड़ाई है ना, ये सांपनाथ और नागनाथ और हरी घास में हरा सांप, ये लोग हमें कभी भी अपने अधिकारों को, हमारे अधिकार नहीं देंगे। याद रखना, ये लड़ाई जो कहते हैं ना कि हम जातीय संगठन है, मैं ठोक बजा कर कहता हूं ठीक है हम जातीय संगठन है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को, हमारे अधिकारों को लड़ने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं है जो खुलकर हमारे समाज की आवाज को उठाए।
खुले मन से आवाज उठाए। अगर भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अगर आवाज उठाता है अपने दलित लोगों की, पिछड़े लोगों की, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, चौपाल के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की जाती है, सिर फोड़ दिया जाता है, उसके आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शिमला में हमें कॉल आती है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। प्रदेश के कोने कोने से जहां से भी आवाज आती है, हमारी 12 जिलों में 12 कार्यकारिणियां बनी है। हर जगह पर जहां भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सबसे पहले खड़ा मिलता है। आज तक 70 साल में हिमाचल प्रदेश में नीला झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने नीला झंडा उठाने की हिम्मत दिखाई हो। लेकिन जैसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 1 साल के अंदर, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल, ये जो अराजक और गुंडा तत्व कहते थे ना कि हिमाचल प्रदेश में नीला झंडा उठाने लायक नहीं रखेंगे, तो हमने पूरे हिमाचल में नीला नीला कर दिया। नीला सलाम, नीला झंडा। और हम ऐलान करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी यहाँ पर जो हमारी, माफी चाहूंगा, हमारे साथी 2 मिनट की चिट दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। हमारे यहाँ सिरमौर की बात आती है, सिरमौर के अंदर हमारे विधायक हैं रीना कश्यप। रीना कश्यप है कि नहीं है यहाँ की विधायक? आपके लिए उसने आवाज उठाई, अगर उठाई तो हाथ खड़े करके बता दे कोई आपके लिए आवाज उठाई। आप उसको वोट देंगे? ऐलान कर दो, हम इनको वोट नहीं देंगे। आपके लिए विनय कुमार ने आवाज उठाई, क्यों वोट दें हम उसको? आपके लिए सांसद जो है हमारे यहाँ के सुरेश कश्यप, बहुत महंगे हैं वो हमारे लिए, इतने महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि उनका जो वजन है सिर्फ दलितों के लिए है। लेकिन जब ये दूसरों के तबेले में जाते हैं ना, तो वहां कोने पर बिठा दिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को। और ऐसे सांसद को मैं वादा करता हूं इस मंच से, 2024 में मेरा मकसद राजनीति करना नहीं, और मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बताऊंगा कि यह आपके लोगों की जो ये भीड़ है, आपने इनके साथ धोखा किया है, इनको सबक सिखा कर रहेंगे। वीरेंद्र कश्यप को उसकी कुर्सी से उतार कर रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लगता है ना कि हमारे लोगों के अधिकारों को दरकिनार कर हमारे अधिकारों, सिर्फ 2 मिनट है, हमारे अधिकारों को, अगर हमारे अधिकारों का हनन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश करते हैं तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं इस मंच से चौपाल, कुपवी और हमारा कुपवी, चौपाल, नेरवा जनजातीय दर्जे की मांग को जो है ये लोग हमारे इस क्षेत्र को भी लपेटना चाहते हैं। चौपाल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में चौपाल के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो वहां के बलवीर ठाकुर को भी मैं इस मंच से चेतावनी देता हूं कि तुझे तेरे घर में आकर तुझे वहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, विधायकी बुला देंगे, ये याद रखना। जिंदाबाद, जिंदाबाद,